आवाज अच्छे से आ रही है, स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको? आशिक, आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है। ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स फैराडेज लॉ के। पिछली क्लास की समरी ये थी कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप कैसा भी हो सकता है, तो फैराडेज लॉ हमेशा उस लूप के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा ये बताएगा। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो हमें अपने लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स देख करके पता चलेगा। ठीक है, अगर क्लोज लूप है तो तुम्हें बस अपने क्लोज लूप के साथ सरफेस अटैच करना पड़ेगा। सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स देख करके हमेशा तुम लूप के अराउंड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी हमें जो लूप दिया जाता है वो कुछ इस तरह का दिया जाता है। लूप लूप हमारा ट्विस्टेड होता है। ठीक है, अगर हम लूप को इस तरह से टर्न कर देते हैं, ठीक है, या पिछला वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हमारे पास लूप कुछ इस टाइप का था। ठीक है, और पूछा जा रहा था कि ये भी एक क्लोज लूप है। लूप के अक्रॉस पूछा जा रहा था कि ईएमएफ कितना आएगा। तो प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसा ही करते कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही कंसीडर कर रहा हूँ। नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिखते हैं? अब यहाँ पे नेट फ्लक्स लिखने में प्रॉब्लम है। नेट फ्लक्स की वैल्यू तुम डायरेक्टली अपने लूप के लिए ऐड करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना, अगर अगर हम अपने लूप के साथ सरफेस को अटैच करेंगे तो उस सरफेस का ये वाला जो साइड है ये दूसरे वाले पार्ट में पी बैक साइड में चला गया। ठीक है, और ये वाला साइड जो है वो पहले वाले में बैक साइड में चला गया। ठीक है, तो तुम्हें अगर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तुम देख सकते हो यहाँ पे फील्ड लाइंस तो बाहर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इस साइड से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो दूसरे साइड से फील्ड लाइन एंटर कर रही होंगी। नेट फ्लक्स कंप्लीट लूप के अक्रॉस हम सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करते हैं। तो अगर प्रॉपरली हम ऐसे लूप के साथ सरफेस अटैच्ड इमेजिन कर पा रहे हैं तो नेट फ्लक्स हमारा होता बी नॉट टी मैग्नेटिक फील्ड 4a²। ठीक है, 4a² माइनस, ठीक है, इस पार्ट में जो फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी ना, अगर इसमें एग्जिट कर रही है तो इस वाले पार्ट में फील्ड लाइंस एंटर कर रही है हमारे सरफेस, हमारे कंसीडर्ड सरफेस साइड के अक्रॉस। तो इस वाले पार्ट में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, दैट इज बी नॉट टी a²। ठीक है, तो तुम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते प्रॉपरली तो तुम्हारा आंसर होता है बी नॉट टी 3a²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 3a²। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके तुम अपनी ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते बी नॉट 3a²। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरफेस इमेजिन करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तुम और डायरेक्शन भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सरफेस इमेजिन करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली भी ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे अगर हमारे लूप में एक से ज्यादा, ठीक है, लूप को इस तरह से अगर ऐसे फ्लिप कर दिया गया है लूप का एक साइड, तो तुम इसको दो अलग अलग लूप मान करके सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले वाले लूप के लिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दूसरे वाले के लिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन
कैलकुलेट करोगे और वहां से भी तुम्हें सेम रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि ऊपर वाले लूप पे ईएमएफ तो बी नॉट 4a² आएगा, लेकिन इसका सेंस जो होगा ना, तुम सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज कर रही है, तो बाहर की तरफ लाने के लिए ये डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ईएमएफ का सेंस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और दूसरे वाले लूप में भी ईएमएफ का सेंस कुछ ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन ईएमएफ की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो इसमें से जो स्ट्रॉन्गर ईएमएफ होगा उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट लूप में फाइनली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता, मान लो यहाँ पे इमेजिन करो बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा लूप कुछ कुछ इस टाइप का है, देखो इसको, इस तरह का लूप है, इसके लिए पूछा जाए कितना करंट होगा, कितना इंड्यूस होगा, क्या होगा आंसर बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट टी, क्या होगा आंसर हमारा? 0। जीरो होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में तुम बोलोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें जो पोलैरिटी है ना कुछ ऐसे है, ये चाहता है कि इधर की तरफ करंट फ्लो करे, और इस वाले पार्ट में पोलैरिटी फिर से अंदर की तरफ करंट बढ़ने, अंदर की तरफ करंट बढ़ने के लिए पोलैरिटी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, तुम देख सकते हो, ये जो है ना करंट कुछ ऐसे फ्लो कराना चाहता है, और ये करंट कुछ ऐसे फ्लो कराना चाहता है, क्योंकि दोनों की ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इस बार सेम होगा, तो नेट इसमें ईएमएफ आएगा ही नहीं, नेट करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और हमारे पास ये कंडक्टिंग लूप है, बिल्कुल सर्कुलर शेप का, ठीक है। और लूप के बारे में हमें बता दिया गया है कि लूप के बारे में हमें बता दिया गया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। और लूप के बारे में क्या बताया गया है, लूप की रेडियस बता दी गई है, रेडियस इज स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कैपिटल आर। तो क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, ये स्टार्टिंग में सिचुएशन कुछ ऐसी है, टी इक्वल 0 और किसी टाइम के बाद लेटेस्ट से टी नॉट टाइम पे, ठीक है, टी नॉट टाइम पे पूछा जा रहा है, टी से टी नॉट टाइम पे बताया गया है कि लूप को ना, ठीक, इसको हम स्ट्रेच करके ना, मतलब इलास्टिक रबर की तरह मान लो, इसको स्ट्रेच करके इस तरह की शेप में ले आ रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिंग लूप है, और मान लो हम अपने हाथों में इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन करके इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी शेप चेंज होने लगी ना, तो इसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लगेगी, हमारे लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करने का मतलब है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है, ना ही इंड्यूस करंट पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि लूप के अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो करेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। चार्ज फ्लोन अक्रॉस द लूप, कि लूप से कितना चार्ज फ्लो करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चार्ज तो हमें नहीं पता है, हम सोचेंगे फ्लक्स चेंज कर रहा है, इतना तो क्लियर है कि इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ करंट आएगा,
चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बोलेंगे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें करंट पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि अगर करंट पता है तो चार्ज की वैल्यू होती है, हम लिखेंगे आई इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, चार्ज कहाँ से, तो इसमें चार्ज इतना सर्कुलेट क्या होगा, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को लोगे तो उससे कितना चार्ज फ्लो किया है हमें कैलकुलेट करके बताना। अगर हमें करंट पता है, टाइम पता है, तो हम बता सकते हैं। एनीवे तो चार्ज की जो वैल्यू होगी ना वो इंटीग्रल आई डी टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें करंट अगर हर टाइम पे पता है, ठीक है, तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, करंट निकालना है तो सबसे पहले सोचते हैं इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, इस लूप के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो हम सोचेंगे फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं, और फैराडेज लॉ अप्लाई करने के बाद तो फैराडेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, किसी मोमेंट पे इस लूप में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा, वो उस मोमेंट पे फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें मोमेंट में फ्लक्स के चेंज होने का रेट क्या है, ठीक है, फास्ट चेंज कर रहा होगा ईएमएफ ज्यादा होगा, स्लो चेंज कर ईएमएफ कम होगा, लेकिन उस मोमेंट पे तुम्हें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तुम सोचोगे ना, जैसे जैसे हम पुल कर रहे होंगे ना तो इसकी शेप डिफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हो रही होगी, फिर कुछ इस तरह से हो रही होगी, शेप डिफॉर्म कर रही होगी। और अलग अलग टाइम में हम नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन में भी नहीं बताया गया है कि हम किस किस रेट से लूप को डिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, इस बार फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड एरिया, तो तुम सोच सकते हो डी फाई बाई डी टी अगर कैलकुलेट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एरिया कैसे चेंज कर रहा होगा वो हमें न बताया नहीं गया, और बताया भी जाता तो उतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से फ्लक्स चेंज कर रहा होगा, तो हर टाइम में अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और हर टाइम में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा, हमेशा सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। ठीक, हमें इंटरवल के बारे में पूछा, इस पूरे इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो एक तरीका है कि अगर हमें हर मोमेंट पे करंट पता चल जाए तो इंटीग्रल आई डी टी, ये टोटल चार्ज फ्लो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ नहीं कैलकुलेट करते, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब होता है उस इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में मान लो, ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में फ्लक्स कुछ φ1 है, बाद में बताया गया है कि सेम लूप के अक्रॉस फ्लक्स φ2 हो गया है, तो अगर हमें एवरेज ईएमएफ पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे एवरेज ऑन एन एवरेज फ्लक्स कितना चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने में टाइम कितना लगा। अब इस एवरेज ईएमएफ की मीनिंग क्या होगी, तो उसके लिए मुझे तुम्हें ईएमएफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की मीनिंग तुम थोड़ा बहुत समझ रहे हो, बैटरी की तरह तुम सोच रहे हो कि जैसे ईएमएफ का मतलब होता है कि बैटरी के पास कितना वोल्टेज है। ठीक है, इसको हम एलैबोरेट करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की मीनिंग तो थोड़ा बहुत समझ में आती है कि ये 5 वोल्ट है, मतलब 5 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन एवरेज ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, एवरेज ईएमएफ तो हम अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तुम सोचो कि ओवरऑल जैसे बाकी चीज़ों की एवरेजिंग समझते हो, जैसे एवरेज का मतलब है कि जैसे एवरेज ईएमएफ की वैल्यू 5 वोल्ट आई, तो तुम बोलो ऑन एन एवरेज यहाँ से यहाँ तक ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ की वैल्यू 5 के आसपास रही होगी, ओवरऑल 5 एवरेज वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आने में ईएमएफ की 5 रही होगी। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईएमएफ हो सकता है, अलग अलग करंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ, लेकिन एवरेज वैल्यू 5 वोल्ट है। तो एवरेज ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स और टोटल टाइम टेकन। और अगर एवरेज ईएमएफ पता है तो हमें एवरेज करंट भी पता है, क्योंकि एवरेज करंट की वैल्यू ऑब्वियसली एवरेज ईएमएफ अपॉन आर के इक्वल होगी। और एवरेज करंट क्या होगा पता है? एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज ईएमएफ को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, लेकिन एवरेज करंट तुम जानते हो, इस कॉइल के अक्रॉस या किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस ऑन एन एवरेज कितना करंट फ्लो किया होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे किसी टाइम इंटरवल में चार्ज कितना फ्लो किया, मान लो 10 कूलम, और देखेंगे टाइम कितना लगा, मान लो 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम बोलेंगे हर अलग अलग टाइम में तो अलग अलग करंट हो सकता है, लेकिन एवरेज करंट का मतलब होगा ना 1 एम्पियर पर सेकेंड 1 कूलम फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि किसी इंटरवल में, ठीक है, किसी इंटरवल में अगर हमें फ्लक्स इनिशियली फाइनली पता है तो हम एवरेज ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये भी फैराडेज लॉ से ही आएगा, उसी एक्सप्रेशन को तुम ये जो ये डी फाइव बाई डी टी है, इसी को तुम अगर, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, इसी को यूज करके तुम एवरेज ईएमएफ बता सकते हो कि वो ये एक्सप्रेशन आएगा। जैसे हम किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू लेते हैं, वैसे ईएमएफ की एवरेज वैल्यू लोगे, इसी रिलेशनशिप को यूज करोगे तो तुम्हारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। एवरेज ईएमएफ से हमें एवरेज करंट पता चल जाएगा। अब मेरा कहना है कि अगर एवरेज करंट पता चल जाएगा ना, तो करंट तो चार्ज तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एवरेज करंट पता करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एवरेज ईएमएफ फिर एवरेज करंट। बताओ एवरेज ईएमएफ कितना होगा? तो स्टार्टिंग में हमें फ्लक्स देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फ्लक्स कितना है, इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल फ्लक्स थ्रू आर लूप, इनिशियल फ्लक्स वो होगा बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया विच इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फाइनल फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? तो हम एवरेज ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे टोटल चेंज इन फ्लक्स, टोटल टाइम टेकन। फ्लक्स कितना चेंज हुआ है तुम प्लस माइनस करो, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो लेंस लॉ से बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? बी नॉट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टी नॉट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टी नॉट है। ठीक है, डेल्टा टीवी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम। और मैं लिखूंगा एवरेज ईएमएफ की वैल्यू अगर नहीं है तो एवरेज करंट की वैल्यू होगी बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन टी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर ये रेजिस्टेंस है। और अगर एवरेज करंट ये है तो हम लिखेंगे चार्ज। ठीक है, एवरेज करंट की वैल्यू इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वल्स चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ जाएगी, ये टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और टोटल चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ जाएगी बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा आंसर होगा। एग्जैक्टली तुम देख सकते हो कि एक इंटरवल दिया था और उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा था, और हमें पूछा गया था चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा। हमें हर मोमेंट पे ईएमएफ कितना है, हर मोमेंट पे करंट कितना है पता नहीं है, लेकिन पूरे इंटरवल में सिर्फ फ्लक्स चेंज देख करके हम चार्ज कितना फ्लो करेगा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना ये जो चार्ज कैलकुलेशन है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम रिजल्ट ही एक रेडीमेड रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, चार्ज फ्लो के लिए। ठीक है, ताकि उस रेडीमेड रिजल्ट को तुम डायरेक्टली यूज करके चार्ज फ्लो की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू होगी, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू होती है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एवरेज करंट की वैल्यू होती है, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन आर डेल्टा टी। चेक करो, तो चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज फ्लोन की वैल्यू होगी, या डेल्टा क्यू लिखो या क्यू लिखो, टोटल चार्ज फ्लोन, या मैं डेल्टा लिख देता हूँ, ये डेल्टा टी टाइम्स आई एवरेज, और ये डेल्टा फाई अपॉन, सॉरी, अपॉन रेजिस्टेंस।
एज सिंपल एज दैट। मतलब फैराडेज लॉ मत अप्लाई, देखो फ्लक्स कितना चेंज किया है अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्लक्स कितना चेंज किया है अपॉन रेजिस्टेंस, यही चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें फ्लक्स दिखा, पहले फ्लक्स बी नॉट पाई आर स्क्वायर था, अपॉन रेजिस्टेंस किया, यही चार्ज की वैल्यू है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और इस बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, तुम्हें अज्यूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर बी नॉट है, और स्टार्टिंग में हमें बता दिया गया है कि कंडक्टिंग लूप का जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में है इस टाइम में, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और हम इसको टर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, इसको अच्छे से इस तरह से ना ऐसे टर्न करना स्टार्ट करें। तो पहले इसको 90 डिग्री से टर्न करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से टर्न करते हैं, तो लूप की जो शेप है ना वो कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक। इस टाइम में जो लूप है, लूप का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक। वो तुम्हें इमेजिन करना है, यहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे, खुद से इमेजिन करो। और अभी भी नहीं रुकते हैं, फिर और 90 डिग्री से टर्न करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो लेट अस से ये t इक्वल्स 0, t इक्वल्स t नॉट, t इक्वल्स 2t नॉट, ठीक है। इसमें देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तुम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मेरा दो क्वेश्चन है तुम लोगों से, फाइंड द चार्ज फ्लोन अराउंड अक्रॉस द लूप, find the charge flown across the loop at time t naught, at time 2t naught, ठीक है। चार्ज फ्लोन एट टाइम टी नॉट, ठीक है, ठीक है। और चार्ज फ्लोन, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन ना हो, 0 से लेकर के टी नॉट टाइम में चार्ज के लिए हमें इंटरवल बताना पड़ेगा। तो पहला इंटरवल है टी नॉट टाइम का, एंड द सेकेंड इंटरवल इज 0 to 2t नॉट। बताओ, ठीक है, थोड़ा टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, 15-20 सेकेंड का, सॉल्व करके अनम्यूट करके आंसर बताओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? आशिक चले गए क्या तुम? अच्छा ठीक है, सॉल्व हो जाए तो बताओ। ठीक, ऑब्वियसली चार्ज फ्लोन का मतलब है फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें फ्लक्स चेंज देखना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस देख, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स, और यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज देखना पड़ेगा। तो पहले केस में कितना फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे तो फ्लक्स 0 है, ठीक, और यहाँ पे फ्लक्स कितना है, यहाँ पे फ्लक्स है बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले केस में तो सिंपल है, फ्लक्स चेंज की वैल्यू तुम्हें पता है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें तो स्क्वीज करके उसको उसको डिफॉर्म किया गया था, यहाँ पे अभी शेप सर्कुलर ही है, बस इसको ऐसे टर्न कर दे रहे हैं तो भी फ्लक्स
सेम अमाउंट से चेंज कर रहा है तो सेम चार्ज फ्लो करेगा। आंसर तुम्हारा यहाँ पे तो सेम होगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कैपिटल आर। दूसरे वाले केस में कितना होगा फ्लक्स, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, कितना आंसर आया तुम लोग बताओ, तुम लोग का कितना आंसर आ रहा है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है? ठीक है, तो एक तरीका है कि तुम सीधा फ्लक्स देखना स्टार्ट करोगे ना, तुम सोचोगे स्टार्टिंग में फ्लक्स है बी नॉट पाई आर स्क्वायर, बाद में फ्लक्स देखना स्टार्ट करो बी नॉट पाई आर स्क्वायर, तुम्हें लगेगा फ्लक्स दोनों केसेस में सेम है, फ्लक्स चेंज जीरो हो गया, और फ्लक्स चेंज जीरो हो गया इसका मतलब है जितना फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो नेट चार्ज फ्लो जीरो हुआ। तो ऐसा ऐसा होने की एक पॉसिबिलिटी तो है कि मान लो यहाँ से यहाँ आने में जितना चार्ज इधर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस सेंस में इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, सॉरी। तो इधर की तरफ, तो एक एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर गया चार्ज कुछ, और फिर उतना ही चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर गया, तो फिर इस कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ से आने में नेट चार्ज जीरो होगा। लेकिन इसमें बोला गया कि हम हमेशा इसको ना एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, कुछ इसी तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, कुछ इसी तरह से लूप को रोटेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ आने में चार्ज जीरो है तो मान लो हम इसको पहले इस सेंस में रोटेट करते हैं, फिर वापस ऑपोजिट सेंस में रोटेट करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि हम 90 डिग्री जैसे रोटेट करें फिर वापस 90 डिग्री रोटेट करके ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। इस केस में फिर टोटल चार्ज फ्लोन कितना होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों स्टेप्स में ना फ्लक्स चेंज सेम हो रहा है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में चार्ज, ठीक है, फ्लो करता है तब तो नेट चार्ज बढ़ेगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो किया, मेरा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ आने में 10 कूलम फ्लो किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 कूलम यहाँ से यहाँ आने में फ्लो किया, तो नेट चार्ज जीरो हो सकता है, ठीक है। किस सेंस में चार्ज फ्लो करेगा वो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, वो बताना, ठीक है, खुद से अगर तुम खुद से अगर इतना समझ पाते हो कि दोनों केसेस में, सॉरी, दोनों केसेस में चार्ज फ्लो किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो तुम ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज देखा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, चार्ज फ्लो पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज देखा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर से चार्ज फ्लो पता चल गया। अब टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, अगर दोनों स्टेप्स में चार्ज सेम सेंस में फ्लो कर रहा है तो ऐड होगा टोटल चार्ज, ऑपोजिट सेंस में फ्लो कर रहा है तो चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना करने की जरूरत नहीं है। ये वाला हो सकता है तुम्हें ये वाली सिचुएशन दी नहीं जाती, ठीक है, तुम्हें बोला जाता है कि हम रोटेट करके ना इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली जो साइड है वो नीचे चली गई, नीचे वाली साइड ऊपर। अब ऐसे केस में तुम कैसे कैलकुलेट करते कि चार्ज कितना होगा, ठीक है, तो वैसे ही कैलकुलेट करते जैसे कि चार्ज फ्लो कैलकुलेट करना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स देख करके, ठीक है। और अगर तुम प्रॉपरली चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईएमएफ पूछा जाए, चार्ज पूछा जाए, करंट पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग की सिचुएशन ये है और बाद बीच वाली सिचुएशन है नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इस तरह से इसको ना, ये इसको हम इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक, इसको 180 डिग्री से रोटेट करके फ्लिप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है,
ठीक है, अभी मैं इसी डायग्राम को ना, इन्हीं दोनों डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। हम जिस डायरेक्शन से इन दोनों लूप्स को देख रहे हैं, ठीक है, मान लो इसी का साइड व्यू बनाता हूँ, तो साइड व्यू कैसा होगा ये गेस कर सकते हो तुम लोग? साइड व्यू कैसा होगा इस, सॉरी, इस साइड व्यू कैसा होगा गेस कर सकते हो? तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इधर से देख रहे हैं। ठीक, यहाँ वाली जो फिगर है ना, इसको साइड से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ये ऑब्जर्व है, हम लोग हैं यहाँ। ठीक, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, ये बोर्ड का प्लेन था हमारा इस तरह से, और यहीं पे लूप रखा हुआ था, इस तरह से इसको टर्न कर रहे थे। ठीक, तो उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग में जो लूप है ना, स्टार्टिंग में जो हमारा लूप है वो कुछ उसकी डायरेक्शन ना, मतलब लूप का जो प्लेन है वो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब इसको तुम इमेजिन करने की कोशिश करोगे, मैं ये तीसरी वाली शेप भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, रूल ये कहता है कि जब भी हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो लूप के साथ सरफेस अटैच करना है, सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स देखना है, लेकिन सरफेस के अक्रॉस में कोई एक साइड को रेफरेंस बना करके फ्लक्स निकालेंगे। तो लेट अस से हम ना इसकी बैक साइड को रेफरेंस, तो हम अपना एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से अज्यूम करें, ये हमारा एरिया वेक्टर है। ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो इस वाली सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ना साथ साथ तुम्हें दिखे। इनका साइड व्यू भी यही उनके नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको ना, अब इसको ऐसे करके 90 डिग्री से टर्न कर देते हैं। तो 90 डिग्री से टर्न करने के बाद क्या होगा पता है? क्या होगा? 90 डिग्री से टर्न करने के बाद हमारा जो लूप है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आने का मतलब है कि सोच करके बताओ कि ये जो एरिया वेक्टर है वो किधर गया है। कि हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। हम रोटेट करने की कोशिश करें यूं, इस तरह से। ठीक है, रोटेट करके ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो एरिया वेक्टर ना प्लेन के पीछे चला गया। इस बार एरिया वेक्टर कुछ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड हो। ठीक है, और फिर उसको और एक बार रोटेट किया, तो अब एरिया वेक्टर इधर आ गया। ठीक, इन तीनों फिगर्स को देखो और बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? तो एक ही सरफेस की एक ही साइड को यूज करके अगर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो हमारा फ्लक्स होगा ना, उसको तो हम बी नॉट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन जो फाइनल फ्लक्स होगा हमारा, यहाँ पे फ्लक्स जीरो है। ठीक है, तुम देख सकते हो जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइम में एरिया वेक्टर इधर आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है। इसी को हम अलग साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो फाइनली जो फ्लक्स है, ठीक है, वो हो गया बी नॉट। फाइनली जो फ्लक्स है वो माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर। कि एक बार अगर प्लस फ्लक्स है तो दूसरी बार नेगेटिव फ्लक्स लेना पड़ेगा। फ्लक्स फ्लक्स में जो चेंज है वो 2 टाइम्स बी नॉट पाई आर स्क्वायर का हुआ है। ठीक, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। इधर जितनी फील्ड लाइन जा रही थी, अब उतनी फील्ड लाइन इधर जाने लगी है, तो टोटल चेंज कितना होगा? वो डबल हो जाएगा ना, एक साइड से जितनी जा रही थी उसका। ये तो फ्लक्स चेंज पता है, तो तुम चार्ज की वैल्यू लिखोगे, तो टोटल फ्लक्स चेंज पाई आर स्क्वायर ट्वाइस अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स चेंज सेकेंड वाले स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा फाई अपॉन आर, और इस बार डेल्टा फाई की वैल्यू ट्वाइस बी नॉट पाई आर स्क्वायर होगी अपॉन आर। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर 2 बार हुआ, तो ये
टोटल फ्लक्स है। ठीक है, इसमें कोई